हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्मार्ट आईएएस में। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट में लगभग हम आपसे 25 टू 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लास्ट तक बने रहिए। आपको ये पता चलेगा कि ये 25 टू 30 क्वेश्चंस नहीं बल्कि 150 टू 160 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो चार नए क्वेश्चंस की नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So, the permanent president of the Constituent Assembly was A. Dr. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, K. Munshi या जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आइडिया, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? ये इंडियंस चाहते थे कि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी बनाएगी उसके लिए पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। तो इसका आइडिया फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की सबसे बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसने 1935 में ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब ब्रिटिशर्स ने काफी देर तक इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। 1938 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुई, तो क्योंकि उनको इंडियंस की पार्टिसिपेशन अपनी साइड से चाहिए थी, तो वो एक अगस्त ऑफर लेके आए। 1940 में। इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट की इंडिया की डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब? 1946 में। ये किस पे बेस्ड थी? बेस्ड ऑन नवंबर 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। उन इलेक्शंस में जिस भी पार्टी को जितनी सीट्स मिली थी उसी के बेस पे उनकी मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसाइड हुई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कैसी। बहुत बार हमें ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो उसकी फॉर्म कैसी थी। तो फ्रेंड्स, ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। मैंने आपको बताया कि 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, तो वहां से इलेक्टेड मेंबर्स आए थे, और पार्टली नॉमिनेटेड जो प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करके भेजती थी अपने मेंबर्स को। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनी, ये याद रखना कि ये किसके बेस पे बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के बेस पे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान ने एक स्कीम बताई थी, उसी के बेस पे हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। और अब हमारा क्वेश्चन कि ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was a non-Congress member of the Constituent Assembly? अब friends, let us first see the options. J.B. Kripalani, B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, T.T. Krishnamachari. Who among the following was a non-Congress member of the? तो friends, हमें पता है कि non-Congress member कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाकी सब पर्सनालिटीज जो जितनी थी वो कांग्रेस की मेंबर थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस टाइम कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो फ्रेंड्स, एक
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनी थी। उन कमेटीज में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो is it A 1 year 10 months and 12 days, 2 years 10 month and 5 days, 2 years 11 month 18 days, या 3 years 6 months and 7 days? फ्रेंड्स आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, 15-20 सेकेंड का टाइम ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन के लिए। तो कितना टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए? तो ये 2 years 11 months and 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यही आपको मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की उस नॉलेज के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी ये, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेन्ड, फ्रेंड्स इसको ध्यान से करिएगा, a preamble, 395 articles and 8 schedule. B is 22 parts, 395 articles and 8 schedule. Preamble 340 articles and 7 schedules. Friends, हम एक टेक्निक आपसे डिस्कस करते हैं कि जो आपकी बाकी फील्ड्स की नॉलेज है क्या हम उससे इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो अगर आपने कहीं भी पढ़ा हो तो आपने ये तो कभी नहीं पढ़ा होगा कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट्स में तो डिवाइडेड था नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अब प्रीएम्बल 340 आर्टिकल्स एंड 7 शेड्यूल, अब प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। आपको पता है कि हमारे शेड्यूल कितने हैं? 8। तो option A is correct. A preamble, 395 articles and 8 schedule. Next question. When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? 26 Jan 1950, 15 August 1947, is it 9 December 1946 या फिर 19 November 1949? Friends, टाइम ले लो 15 seconds का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। Who of the following has stated the constitution has not been set in a right mold of the federalism? Friends, आजकल केएस का पिछली बार से लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो अब बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। किस थिंकर ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, जैसे कभी पूछ लेते हैं कि क्वासी फेडरल किसने कहा था, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब हमें इस तरह की स्टेटमेंट्स को भी, जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं उनको भी तैयार करना होगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ राइट मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म, ये किसने कहा था? डी बासु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ए के अय्यर। तो फ्रेंड्स ये कहा था ए के अय्यर ने, ये मद्रास स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। Who of the following moved the objective resolution in the constituent assembly? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज। अब डिफरेंट कमेटीज बनाई गई थी डिफरेंट पर्पसेस के लिए।
तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसका हमने पहले एक क्वेश्चन किया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, तो हमने देखा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसके टोटल मेंबर्स कितने थे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes below। फ्रेंड्स, इसमें कमेटीज दी गई हैं और उनके चेयरमैन्स दिए गए हैं दूसरी तरफ, तो हमें ये मैच करना है कि किस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। फ्रेंड्स, आपके पास टाइम है, आप कर लें। 30 सेकेंड्स का टाइम आपको मैं देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम सारी कमेटीज को डिस्कस कर लेते हैं, मेजर कमेटीज जितनी भी थी। पहली थी यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी, इनके चेयरमैन कौन थे? याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूसीसी लिख देता हूं शॉर्ट में, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू जी। थर्ड कमेटी थी हमारे पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल, ये थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमने देखे कौन थे। उसके बाद कुछ सब कमेटीज थी, क्योंकि यहाँ पे आपसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी पूछी गई है, तो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जो थी, उनके जो चेयरमैन थे वो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उनके जो चेयरमैन थे वो JB कृपलानी थे। ठीक है। प्रोविंशियल यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मैंने आपको बताया कौन थे चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कौन थे मेंबर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हमारे पास एक ही कमेटी बचती है, स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो मैं आपको बता देता हूं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी एक, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इनके चेयरमैन कौन थे? इनके चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, फ्रेंड्स ये बहुत डाउट होता है वो, और बहुत बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट्स कमेटी जो थी इनके चेयरमैन कौन थे? तो स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट्स को सुन के आप सरदार पटेल मत लगाइएगा। स्टेट्स कमेटी जो थी इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Dr. Sachidanand Sinha was elected as the provincial president of the Constituent Assembly. H.C. Mukherjee was elected as the vice president of the Constituent Assembly. तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स 15-20 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए। तो फ्रेंड्स डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये इलेक्ट हुए थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ना कि प्रोविंशियल। देखिए यहां पे गलती है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं, वो टेम्परेरी
प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, याद रखना ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। और ये फ्रेंच प्रैक्टिस होती थी कि ओल्डेस्ट मेंबर को जब तक आपका परमानेंट प्रेसिडेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ना बन जाए तब तक आप एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना सकते हो और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट आप ओल्डेस्ट मेंबर को बनाओगे। एच.सी. मुखर्जी और उनके साथ साथ वी.टी. कृष्णमाचारी, कौन? एच.सी. मुखर्जी और उनके साथ साथ वी.टी. कृष्णमाचारी, इन दोनों को एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट किया गया था। तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन 1 गलत है। अगर हमें सिर्फ इतना भी पता था कि ऑप्शन 1 गलत है क्योंकि वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं, तो 1 गलत है, इसका मतलब सी भी गलत होगा। और अब या तो हमें पता है कि एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे या फिर नहीं पता, तो लेकिन फिर भी अगर हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का ही पता था तब भी हम 2 स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में कामयाब हो पाए हैं। और हम अब या तो आंसर 2 ओनली हो सकता है या नीदर 1 और 2। तो अब आप इनमें से कभी भी अगर आप 50% पे ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं तो आपको जरूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि आपको जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब दोनों में से कोई ऑप्शन लगा सकते हैं, पता है तो ठीक है, 2 ओनली वाज करेक्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए. B.R. अम्बेडकर, B. K.M. मुंशी, C. कृष्णमाचार्य अय्यर, M. K. गांधी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर, तो फ्रेंड्स हमें इतना तो पता है कि जो गांधी जी थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर नहीं थे। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही नहीं मेंबर थे तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के किस तरह से मेंबर हो सकते हैं? तो कौन नहीं थे मेंबर? M. K. गांधी। Next, which of the following statements about the formation of the Constituent Assembly are correct? The members of the Constituent Assembly were chosen on the basis of provincial election of 1946. The Constituent Assembly did not include representatives of the princely states. The discussion within the Constituent Assembly were not influenced by opinion expressed by the public. In order to create a sense of collective participation, submissions were solicited from the public. तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब टाइम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था तो उसी में आपको मैंने बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो प्रोविंशियल इलेक्शंस के बेसिस पे बनी थी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट, हमें सिर्फ इतना भी पता है कि फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तो इसका मतलब हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसका मतलब ये है कि 2, 3 और 3, 4 ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकती। अब या तो आंसर होगा 1 ओनली या होगा 1 और 4। 2, 3 हमें देखने की जरूरत भी नहीं है अगर हमें ये पता है कि फर्स्ट आंसर स्टेटमेंट हमारी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, सबमिशंस वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। तो ऐसे भी अगर फ्रेंड्स एक और चीज हम देखें कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है? द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। अब अगर आप एक चीज देखेंगे कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं। अब या तो ये सही हो सकती है या यही सही हो सकती है। अब क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि थर्ड ऑप्शन गलत है क्योंकि वो 1 नहीं था उसके साथ, तो ये ऑप्शन फोर्थ जो है ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पब्लिक से सबमिशंस मांगी गई थी और उनके भी व्यूज लिए गए थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पर्सन रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि राजेंद्र प्रसाद
टी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। अब हम इन क्वेश्चंस को करें किस तरह से? बेसिकली अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है तो आपको कुछ डेफिनेटली पता होंगे। अब देखिए दूसरी तरफ क्या है, मेंबर कमेटी ड्राफ्टिंग, चेयरमैन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट, चेयरमैन कमेटी ड्राफ्टिंग और वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फ्रेंड्स आप 10-15 सेकेंड्स का टाइम ले, एक बार कोशिश करें इसको करने की, देखते हैं कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच होता है। फ्रेंड्स हमें इतना तो पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अच्छा सॉरी, गलती से नीचे ऑप्शंस देना भूल गए हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं किसका क्या है। अब राजेंद्र प्रसाद, हमने पहले देखा कि राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, ये दो हमारे हो गए। उसके बाद टी कृष्णमाचारी, ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और एच.सी. मुखर्जी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, और ये हमने आपको पहले बताया भी है कि एच.सी. मुखर्जी वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted on 26th November 1949 did not include the terms, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, उसमें कौन कौन सी टर्म्स नहीं यूज हुई थी? ए सोशलिस्ट, बी सेकुलर, सी थ्री इंटीग्रिटी, फोर्थ रिपब्लिक। अब फ्रेंड्स अब आपको अगर तो पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, एक 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 42nd, उसने प्रीएम्बल में कुछ चेंजेस लाई थी। और उसने क्या चेंजेस लाई थी? उसने कुछ वर्ड्स ऐड किए थे प्रीएम्बल में, और वो क्या वर्ड थे? वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब अगर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1949 में तो नहीं थे। अब अगर हमें इतना पता है तो रिपब्लिक था या नहीं था, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऐसी सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रही है, ऑप्शन ए। तो इसमें क्या क्या नहीं था? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन आजकल जेकेएस में भी आ रहे हैं, यूपीएससी तो पहले से पूछ रहा है। इसमें आपको एसर्शन दी जाती है और रीजन दिया जाता है, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। अब देखिए एसर्शन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंड्स हमें ये तो पता है कि इंडिया का, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ठीक हैं तो हमारा या तो आंसर, क्योंकि ऐसे तो बच्चों को पता होगा लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं इस बार, उनको इस तरह के आंसर्स आते हुए भी वो हो सकता है गलत कर रहे हैं। तो आपको एक चीज देखनी है कि जब आपने देख लिया तो इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट क्या कहती है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसमें सी में कह रहा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, बट हमें पता है कि आर भी ठीक है। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, हमें पता है कि ए भी ट्रू है। अब देखो
एक स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है कि फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा कि ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, the idea of preamble has been borrowed in the Indian constitution from the constitution of A. Italy, B. Canada, C. France, D. USA. फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। तो प्रीएम्बल का आइडिया हमने कहां से बोरो किया है? कनाडा से। नेक्स्ट, who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, M.K. Gandhi, कृष्णस्वामी अय्यर। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करो, इसके रिलेटेड मैंने पहले आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड की है, उसके बेसिस पे कोशिश करो कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और राइट आंसर तक आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। चेयरमैन पूछते हैं, टोटल मेंबर्स पूछते हैं। तो टोटल मेंबर्स कितने थे? 7 ड्राफ्टिंग कमेटी के। चेयरमैन मैंने आपको बताया कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद इसका मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो उसका पार्ट थे ही थे। उसके बाद सेकंड मेंबर थे N. गोपाल स्वामी अयंगर। अयंगर साहब थे दूसरा मेंबर, सॉरी थर्ड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट अंबेडकर थे। उसके बाद थर्ड मेंबर थे कौन? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये थर्ड मेंबर थे। फोर्थ थे डॉक्टर K.M. मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी। अब अगर हमें ये पता है कि अय्यर भी मेंबर थे, मुंशी भी मेंबर थे, इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आपको नहीं भी पता था तो आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। और ये क्वेश्चन आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हम आपके साथ मेंबर्स डिस्कस कर देते हैं। और फिफ्थ मेंबर थे हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद सादुल्लाह। सिक्स्थ मेंबर थे माधवराव और सेवंथ मेंबर थे कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि टोटल मेंबर कितने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप नोट भी कर लेना। और अगर हमें नहीं भी पता होता कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ, तो हमें पता है कि गांधी जी वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो। अब हमें पता है कि हमारे बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो किसी ना किसी कंट्री से हमने बोरो किए हैं, किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो हमने बोरो की है। तो ऐसे ही जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है कि तो आधा यूनिटरी है, आधा फेडरल है। ठीक है, स्ट्रिक्ट यूनिटरी भी नहीं है, स्ट्रिक्ट फेडरल भी नहीं है। तो ऐसा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो ये सिस्टम है, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है।
यूएसए का स्ट्रिक्टली फेडरल है, ठीक है। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने कहां से बोरो किया है, कनाडा से बोरो किया है। नेक्स्ट, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ used in article 14 of the Indian constitution has been borrowed from the constitution of, फ्रेंड्स याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इससे रिलेटेड प्रोविजंस पे कभी क्वेश्चन आए तो मोस्टली ये सारा हमने यूके से लिया है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि हर एक जो सिटीजन है वो इक्वल है लॉ के सामने। तो ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर ये जो थ्योरी है ये जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है ये कब दी गई थी, 1973 में एक केशवानंदा भारती केस आया था, केशवानंदा भारती केस। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी। और ये क्या है, ये जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन है जिसमें जुडिशरी ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। वो क्या क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी अगर आपको सपोज बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का नहीं भी पता है तो आपको इतना जरूर पता होगा कि हमारी जो हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जबकि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है और ये हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है। बाकी सब इंडिया में है। रूल ऑफ लॉ है जो हमने यूके से लिया है, सेक्युलरिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी यूके से लिया है, बल्कि जबकि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। Popular sovereignty and adult franchise are the basic features of the constitution. अब ये popular sovereignty, adult franchise, सबको वोट देने का राइट, और popular sovereignty होती है कि लोगों, people are supreme, लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन अपनी भेजी है वो रिप्रेजेंटेटिव्स आर सुप्रीम, वो उनके ऊपर कोई और सुप्रीम पावर नहीं है। कोई भी और कंट्री हमारी कंट्री में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड ऑप्शन कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज कंसर्न्ड इज रिजिड। इसको ध्यान से देखना इस स्टेटमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज कंसर्न्ड इज रिजिड। मैंने आपको बताया कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर भी कैसा है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड। तो अब उसको सोच के इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देख लेना। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। एंड फोर्थ कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल सच एज रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओनली 1, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3। आप टाइम ले सकते हैं 20 सेकेंड्स का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और कमेंट करके हमें बताइए कि इसका क्या आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी और एडल्ट फ्रेंचाइज है, हमारे बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें रिजिड है, क्योंकि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूएस की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। तो जो पावर्स हैं वो इतनी इजीली या सिंपल मेजॉरिटी से, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है तो आगे कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी तरह से अमेंड होता है। सिंपल मेजॉरिटी से होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, और एक वो तो होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हमें स्टेट्स 50% प्लस 1 का भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा फीचर जो है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो पावर्स की जो डिवीजन है स्टेट्स में और यूनियन में वो बहुत रिजिड है, वो सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंड नहीं कर सकते। इसीलिए ये भी है हमारे यहाँ पे रिजिड डिवीजन है पावर्स की। जो सब्जेक्ट्स हैं, किस पे कौन लॉ बना सकता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। सेंटर किस पे बनाएगा, स्टेट किस पे बनाएगा, और अगर इसमें कोई अमेंडमेंट लानी है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट लाई जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस भी है यहाँ पे सिविल और इकोनॉमिक राइट्स की। जबकि ये जो 3 वर्ड्स हैं ये याद रखना, रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे जिन कंट्रीज में है वहाँ पे ये सब होता है। जैसे स्वीडन, डेनमार्क, उनकी एक तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो वो लॉ जब भी बनता है तो वो लोगों में भी लॉ डिस्कस किया जाता है, और फिर लोगों के व्यूज लेने के बाद और उनकी ओपिनियन के बाद ही उस पे एक्शन लिया जाता है, फर्दर उसको पास करना है नहीं करना है। और अगर लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो पार्लियामेंट उसको पास नहीं कर सकती, तो उसको दोबारा भी गवर्नमेंट अगर बन गई है तो यहाँ पे तो आपके पास 5 इयर्स के लिए आपने गवर्नमेंट बना दी, तो अब इन 5 इयर्स में आप लोगों के पास ये पावर नहीं है कि वो रिकॉल कर सकें गवर्नमेंट को, जबकि जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पे ये पावर्स होती हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमें पता है कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब या तो आंसर 1 हो सकता है या 1 2 3, तो हमें पता है कि 2 और 3 भी क्योंकि ठीक है, तो आंसर इज 1 2 3। 25th, consider the following statements. The salient features of the Indian Constitution provide for single citizenship for the whole of India, strictly federal form of government, unique blend of rigidity and flexibility. Of the above statement, A 1 2 3 are correct, 1 2 are correct, 2 and 3 are correct, 1 and 3 are correct. तो फ्रेंड्स ध्यान से देखो कि एक पहले हम पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, बड़े ध्यान से करेंगे सो दैट कि हमें हमारा मकसद सही आंसर तक पहुंचना होना चाहिए। हमें किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अगर आप एक एक स्टेटमेंट को बड़ी ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि आप बड़े इजीली एक सही आंसर तक पहुंच सकते हो। कई बार हम इसी को देख के घबरा जाते हैं कि ये बहुत क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, इसमें स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये 1 2 3 क्या है। तो अगर आप सब चीजों से ध्यान हटा के सिर्फ आप इस चीज की तरफ देखो कि पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, हमारी स्टेट की सिटीजनशिप अलग और सेंटर की सिटीजनशिप अलग तो है नहीं। ये यूएसए में होता है, वहां उनकी ड्यूल सिटीजनशिप है। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बोला था यूएसए में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया क्वासी फेडरल है। इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल। और अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं तो यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
यहाँ पे ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन देख के ही घबरा जाओगे कि स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 है, तो नहीं, आपको एक एक स्टेटमेंट और उनको एलिमिनेट करना है। तो अब जैसे हमें पता है कि सेकंड ऑप्शन गलत है, तो सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें है, तो हम सिर्फ एक ऑप्शन हमारी बचती है, दैट इज डी, 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टेस्ट में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था कि 25 क्वेश्चंस नहीं, लेकिन हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इसमें और बहुत सारी नॉलेज थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट टेस्ट अच्छा लगा होगा, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम अपने टेस्ट को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। सो अगर आपको ये वीडियो और फर्स्ट टेस्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ खुद भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करो। कल हम मिलेंगे अपने सेकंड टेस्ट के साथ।